नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज से एक और चीज़ मैं शुरू कर रहा हूं और धीरे धीरे सब कुछ कंप्लीट भी कर दूंगा। अकेले ही मैं सब कुछ पढ़ाता हूं तो थोड़ा सा मैं इत्मीनान से चलता हूं, आप भी इत्मीनान से पढ़ने की कोशिश किया कीजिए। क्या है ये? तो देखिए, आपके जीएस 1 पेपर में जो आर्ट एंड कल्चर का हिस्सा है उसको मैं एक एक टॉपिक लेकर 1-2 दिन 3 दिन पर वीडियो ला के पूरा कंप्लीट करवा दूँगा। मुश्किल से उसमें 10 से 15 टॉपिक हैं तो वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। साथ में अपने चैनल पर एनसीईआरटी वगैरह भी चल रहा है, तो एनसीईआरटी हिस्ट्री में अगला चैप्टर जल्दी अपलोड हो जाएगा, आपको कल परसों मिल जाएगा और वो डिटेल में होगा। इसी तरह से पूरा चैप्टर एक ही बार में करेंगे क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़े बड़े हैं अब, तो मुझे 2 वीडियो लगते हैं, फिर दोनों को जोड़ के मैं अपलोड कर देता हूँ। इसी प्रकार से ज्योग्राफी का जो वीडियो होगा वो मैराथन ही होगा, यानी कि पूरा 7th का एनसीईआरटी में एक ही वीडियो में करवाने की कोशिश करूंगा। तो इससे क्या होता है कि मेरा भी साथ ज़्यादा समय नहीं जाता और आपको भी एक ही जगह में सारा कुछ दिख जाता है। ओके, आज का जो अपना टॉपिक है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, धीरे धीरे सारा कुछ कंप्लीट करते हैं, तो इसलिए ये जो टॉपिक है इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि मौर्यन आर्ट से सवाल बहुत बार पूछे गए हैं और हर चीज़ को हम लोग देखेंगे। देखिए, मूर्ति कला कितनी खूबसूरत मूर्ति बनाई गई है, बेचारी का नाक टूट गया, नहीं तो इतनी बेहतरीन मूर्ति है ये। और किसका है ये? तो ये यक्षिणी की मूर्ति है। दीदारगंज पटना से मिला था, पटना के दीदारगंज से इस यक्षिणी की मूर्ति मिली थी। आज से कब, आज कौन सा ईस्वी चल रहा है? अभी 2023 चल रहा है। और ये कब की है? तो 250 ईसा पूर्व के आसपास की मूर्ति है। आप अंदाज़ा लगा लीजिए कितनी पुरानी मूर्ति है और दुनिया की सबसे बेहतरीन मूर्तियों में से एक में माना जाता है इसको। तो ये सबको आज पढ़ेंगे। ये देखिए कौन है ये? तो ये सारनाथ का सिंह स्तंभ है और इसके बारे में यूपीएससी ने क्या पूछा था, पीटी और मेंस दोनों में पूछा जाता है इसके बारे में। देखिए इसमें क्या क्या है, इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा। मैं अभी पढ़ाऊंगा, चिंता मत कीजिए। ये वीडियो उनके लिए नहीं है, पहले मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। जो बच्चे थोड़ा सा इन्जॉयमेंट, हंसी कहानी, जोक इनके माध्यम से पढ़ना चाहते, नहीं, बिल्कुल सीरियस होकर हम लोग पढ़ने वाले और डिटेल होने वाला है। थोड़ा सा बोरिंग भी होने वाला है क्योंकि बहुत डिटेल में जाऊँगा, बहुत डिटेल मतलब मेंस के अकॉर्डिंग इतना डिटेल जाऊँगा कि अगर लॉन्ग आंसर फॉर्मेट में भी पूछता है तो भी बच्चों के पास पॉइंट की कमी ना हो। ओके, देखिए इस पर कौन कौन से पशु अंकित हैं ये भी पूछ लिया है। जैसे यहाँ पर बैल दिख रहा, हाथी, घोड़ा दिख रहा है आपको, इसी प्रकार से इस पर बैल भी है और हाथी भी है ना। और ये किस दिशा से किस दिशा घूम रहे हैं ये भी पूछा गया था, यूपीएससी वालों ने पूछ लिया था। ये कमल का फूल है उल्टा करके रखा हुआ और इसमें एक से ज़्यादा सींग है, इसमें 3 सींग रहते हैं। और यहाँ पर देखिए क्या है, ये एक सींग बैठा हुआ है ना। तो ये भी पूछ लिया गया था कि किस में एक सींग रहता है। ये देखिए क्या है, ये बराबर एक जगह है, जहानाबाद में पड़ता है ये जगह, बराबर की गुफा है, एकाश्म पत्थर है, इसी को खोद कर अंदर से बराबर की गुफा बनाई गई थी आजीवक संप्रदाय के लिए। किसके लिए बंधुओं? तो आजीवक संप्रदाय के लोगों के लिए बनाई गई थी। आजीवक संप्रदाय के लोग क्या मानते थे कि भाग्य ही सब कुछ होता है, अपने बस में कुछ नहीं होता है, खाओ पियो सो जाओ, जो होना है वो तो होकर रहेगा। तो आजीवक यही मानते थे। मखलीपुत्र गोसाल का आपने नाम सुना होगा, यानी कि भाग्य में जो चीज़ लिखा है वो मिल के रहेगा, खाना नहीं बनाओगे लेकिन भाग्य में लिखा है तो कोई दे कर जाएगा। तो इसी प्रकार के ये लोग थे और संपूर्ण रूप से भौतिकवादी थे, यानी कि ऐसा नहीं था कि भाई ज़्यादा क्रियाकर्म, पूजा पाठ और ज़्यादा ज्ञान विज्ञान इन सब में पढ़ना, जो भाग्य में लिखा है वो होकर रहेगा। तो इनको क्या कह दिया गया? अभी मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, कोई किस्सा नहीं बता रहा हूँ। आजीविकों के बारे में पीटी में पूछा है इसलिए बता रहा हूँ। यूपीएससी वालों को कुछ ज़्यादा ही प्रेम रहता है इस तरह की चीज़ों से। आजीवक संप्रदाय के बारे में मैंने बता दिया। आज से जो भी पूछेगा कोई नहीं भूलेगा कि अजीत केस कम्बलेन, सॉरी, मखलीपुत्र गोसाल, पुत बोलते हैं, गोसाल इनका नाम है, ये मखलीपुत्र गोसाल आजीवक संप्रदाय, ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ें। यही देखिए इसका क्या है, ये तो ये तोरण द्वार है, इसका द्वार है, प्रवेश द्वार बनाया गया है। और ये तो ग्रिल अभी लगाया गया है, पहले ये ग्रिल नहीं था, अशोक ने ग्रिल नहीं बनवाया था। तो यहाँ से आप प्रवेश कर सकते हैं इसमें। जहानाबाद डिस्ट्रिक्ट में है। कभी घूमने जाइएगा लेकिन अकेले मत जाइएगा, गाड़ी से अपनी जाइएगा क्योंकि आने जाने के यहाँ से गाड़ी तक नहीं सही से मिलता है। ये देखिए क्या है, तो ये बैल है रामपुरवा, बुल है, सांड है रामपुरवा का, रामपुरवा बिहार में जगह है और वहीं से मिला हुआ है ये। अब देखिए इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है एबेकस। ओके, और ये आपका क्या है, तो ये उल्टा करके यहाँ पर घड़ी घंटा जैसा रखा रहता है। और ये तो आपका पशु हो गया। ये तीनों अलग अलग हिस्से होते हैं। ये सारनाथ का मिला है। सारनाथ कहाँ पर है? तो बनारस के समीप में है, जहाँ पर बुद्ध भगवान ने पहली बार क्या दिया था, तो उपदेश दिया था। ये है आपका स्तूप। स्तूप में क्या होता है?
तो अभी ये फ़ोटो दिखा रहा हूँ क्योंकि आगे मैं सारा पढ़ाने ही वाला हूँ। स्तूप में दरअसल में बौद्ध धर्म या महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ होती थी। जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी तो उनके दाह संस्कार के पश्चात उनके अस्थियों को अलग अलग राजाओं ने, अलग अलग सम्राटों ने, अलग अलग दानवीरों ने आपस में बांट लिए थे और उनके अस्थियों को एक छोटे से डब्बे में बंद करके और उसके ऊपर इस बड़े से स्तूप का निर्माण किया जाता था। किसका निर्माण किया जाता था? तो स्तूप का निर्माण किया जाता था। ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। और ये स्तूप जो होते थे ये बौद्ध धर्म बड़ा ही पवित्र माना जाता था। देखिए इसमें क्या है ये, तो ये ऊपर में जो छोटा सा है इसको हर्मिका कहा जाता है। ओके, और ये तोरण द्वार कहलाते हैं। तोरण का मतलब क्या है? द्वार, प्रवेश द्वार। ये देखिए पूर्वी तोरण लिखा हुआ है, ईस्ट तोरण। ये क्या है? तो ये साउथ तोरण है और इसके ठीक पीछे नॉर्थ तोरण होगा और यहाँ पर क्या है? ये पश्चिमी तोरण लिखा हुआ है। ये पत्थर का बना हुआ जाली होता था, पत्थर का जाली होता था। ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये पूछता है, ये आपको वर्णन करना है अपने शब्दों में और ये फ़ोटो बनाकर आपको दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सी चीज़ें होती हैं। आगे पढ़ेंगे हम इस चीज़ों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये स्तूप का एक थोड़ा सा, और ये स्तूप का डोम हो गया, डोम, स्तूप का डोम है ना। ये आपका गुंबद बोल सकते हैं, स्तूप का गुंबद। ये चीज़ क्लियर रहेगा, स्तूप का गुंबद। आगे बढ़ें, अगला कौन सा है भाई? तो ये देखिए ये बुक है किसका, तो इससे मैं नहीं पढ़ाऊँगा आपको, इससे नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि इसमें उतना डिटेल में नहीं है। इसमें थ्योरी थोड़ा बहुत है लेकिन डिटेल में कहाँ से है? तो डिटेल में मेरे पास एक बुक थी हिस्ट्री ऑप्शनल का जिसमें बहुत डिटेल में दिया हुआ है और उसी को मैं पढ़ाऊँगा। लेकिन कुछ पॉइंट तो मैं इसके भी समझाऊँगा आपको। जैसे देखिए क्या लिखा हुआ है, श्रवण परंपरा के अंग बौद्ध धर्म और जैन धर्म के आगमन के साथ ही गंगा घाटी का धार्मिक और सामाजिक परिदृश्य परिवर्तित हो गया। चूँकि दोनों वैदिक युग की वर्ण प्रथा और जाति प्रथा का विरोध करते थे। दोनों को अब ध्यानपूर्वक सुनिएगा, नास्तिक धर्म कहा जाता है। नास्तिक धर्म का तात्पर्य क्या होता है? बहुत बार मैंने बताया है, बहुत सारे बच्चे जो रेगुलर फॉलो करते हैं उनको पता होगा। नास्तिक का मतलब होता है वो जो वेद को नहीं मानते। ऐसा नहीं कि देवी देवता को नहीं मानते हैं, वो वेद को नहीं मानते हैं तो वो क्या हो गए? नास्तिक हो गए। जो वेदों में विश्वास नहीं करते वो नास्तिक हो गए। तो भारत के दो सबसे प्रमुख नास्तिक धर्म कौन कौन से हैं? एक है बौद्ध धर्म और एक है जैन धर्म। इन दोनों धर्म में भी पूजा पाठ होती है लेकिन फिर भी ये नास्तिक होते हैं। नास्तिक का अर्थ आज आपको पता चला होगा, है ना। ये चीज़ क्लियर है। आगे बढ़े, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है कि इन्हें उन क्षत्रिय शासकों का संरक्षण प्राप्त हुआ जो ब्राह्मणवादी वर्चस्व से सजग हो चुके थे। जैसे मौर्यों ने अपनी सत्ता की स्थापना की, राज्य के संरक्षण और व्यक्तिगत पहल के अंतर्गत विकसित स्थापत्य कला और मूर्ति कला के बीच स्पष्ट सीमांकन देखा जा सकता है। इस प्रकार मौर्य कला को निम्न प्रकार वर्गीकृत किया जाता है। मौर्यों के आर्ट को मूल रूप से दो भागों में बांटते हैं। एक होता है कौन सा? एक है आपका दरबारी कला के रूप में संदर्भित किया जाता है, दूसरा आगे भी दिखाऊंगा मैं। अब एक चीज़ और सुनिएगा, क्या इससे पहले भारत में आर्ट नहीं डेवलप हुए? मौर्यों से पहले हुए हैं, डेवलप हुए हैं भाई, डेवलप। भारत का दूसरा शहरीकरण कौन सा है? दूसरा शहरीकरण माना जाता है किसको? तो 600 ईसा पूर्व को माना जाता है, जब महाजनपद काल होता है। फिर आपका मगध साम्राज्य बनता है। मगध में मौर्य साम्राज्य एक साम्राज्य है। मगध में बहुत सारे शासकों, मौर्य एक उसका हिस्सा है। इससे पहले भी भारत में शहरीकरण हुआ था। आर्ट एंड कल्चर डेवलप थे। भवन निर्माण की अद्भुत कला थी, शहर निर्माण की अद्भुत कला थी, लाइटिंग की, वाटर हार्वेस्ट, वाटर संरक्षण से लेकर जल संरक्षण जिसको बोलते हैं, वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, शहर बसाना, प्रशासन चलाना, व्यापार करना, हर चीज़ था भारत में। वो कब था? तो हड़प्पा पीरियड। कल ही मैंने पढ़ाया, परसों ही पढ़ाया हड़प्पा पीरियड एनसीईआरटी से, इसमें भी था। लेकिन इनके आर्ट जो हैं वो थोड़े से अलग हैं और मौर्यों का आर्ट अलग है। बीच में वैदिक और उत्तर वैदिक पीरियड रहा। इसमें आर्ट एंड कला का उतना विकास नहीं हुआ। इसमें साहित्य का डेवलपमेंट खूब होता है। इसमें साहित्य का डेवलपमेंट आपको खूब दिखेगा उत्तर वैदिक काल में। लेकिन आर्ट और कल्चर जो होता है, जैसे मौर्यों का है स्थापत्य, मूर्ति कला, ये आपको नहीं दिखेता है। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कौन कौन से थे। तो एक होता था दरबारी कला और एक होता था आपका लोकप्रिय कला, जो सामान्य लोगों वाला कला होता है वो होता था। एक होता दरबारी कला, यानी कि संरक्षण के, राज संरक्षण में जो बढ़ाए जाते थे उनको कहा जाता है। और लोकप्रिय कला में गुफाएँ हैं, मृदभांड हैं, मूर्तियाँ भी आ सकती हैं, ये
सब भी आ सकते हैं। ओके, आगे देखिए क्या है, और ये देखिए कुम्हरार में अशोक का राजमहल मिला है। इसी तरह का एक राजमहल हमने इसको मान लिया कि यहाँ पर एक राजमहल था। इसको राजप्रसाद भी कह दिया जाता है, राजप्रसाद। प्रसाद वो इसी को ध्यान में रखिएगा, राजप्रसाद का तात्पर्य राजमहल है और ये लकड़ी का बना हुआ है। और आगे देखते हैं, उसके बाद हम लोग अपने मूल कंटेंट पर ही चलेंगे। उसके बाद से देखिए क्या है, ये अशोक का स्तंभ है। अशोक का स्तंभ है, इसको अबेकस कहा जाता है, इसको अबेकस कहा जाता है। इसको एकास्म पत्थर का मूठ बोला जाता है, मूठ बना होता था ये। और ये एकास्म पत्थर का क्या तात्पर्य है कि एक ही पत्थर को ऊपर से नीचे तक तराश कर इसको बनाया जाता था। कितने मेहनत का काम होगा ज़रा इमेजिन कीजिए। दिल्ली में रहते तो आप म्यूजियम पर जाकर आप देख सकते हैं, या आपके शहर में भी, बिहार में भी कई सारे म्यूजियम में चीज़ रखा हुआ है, जाकर देखना चाहिए। म्यूजियम तो जा ही सकते हो यार घूमने, तो वहाँ पर जाकर देख सकते हैं आप। इसको क्या कहा जाता है, शीर्ष कहा जाता है। इसकी फ़ोटो अगर बनाना हो तो एग्ज़ाम में बना कर आइएगा, अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ओके, अशोक का स्तंभ है ये। लौरिया नंदनगढ़ चंपारण में, या बनारस के सारनाथ स्तंभ इसका उदाहरण आपको मिलता है। उसके अलावा आगे चलते हैं अपने कंटेंट पर। स्तूप के बारे में बता चुका हूँ। इसको यास्ती कहा जाता है, ऊपर छोटा सा है, इसको हर्मिका कहा जाता है। यह स्तूप का गुंबद है, ये तोरण द्वार है, उसी का अंग्रेजी में यहाँ पर छत हिंदी में लिख दिया है, बाकी सब कुछ तो सेम ही है। ओके, चलिए अपने मेन चीज़ पर चलते हैं और उसी को डिटेल में पढ़ते हैं। यहाँ से आज शुरू हो रहा है आपका, और ये आपको मैं पेड ग्रुप में दे दूँगा क्योंकि कॉपीराइट आ सकता है, इसलिए पब्लिक ग्रुप में नहीं दे सकता हूँ। कला और स्थापत्य के क्षेत्र में मौर्य युग में ही सुसंगठित क्रियाकलाप के दर्शन होते हैं। और ये बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं, इसलिए बुक का नाम मत पूछिएगा, आपके पढ़ने की बुक नहीं है, हिस्ट्री ऑप्शनल का बुक है। ओके, मौर्यों के रूप के पूर्व कलात्मक वस्तुओं के निर्माण में लकड़ी, मिट्टी की ईंट तथा घास फूस आदि का प्रयोग होता था। इसी कारण ये वस्तुएं आज हमें प्राप्त नहीं होती हैं। मौर्य युग में ही सर्वप्रथम कला के क्षेत्र में पाषाण का प्रयोग किया गया, जिसके फलस्वरूप कलाकृतियाँ चिरस्थायी हो गई। जब पाषाण पत्थर के कला का हमने उपयोग करना शुरू किया तो उसके पश्चात क्या हुआ कि कला जो है वो स्थिर हो गई, यानी कि उस समय की चीज़ें हमें आज भी मिलती है और वो उसी फॉर्मेट में मिलती है। पत्थर तो नहीं ख़राब होता है मिट्टी के नीचे दबकर, वो तो वैसा ही रहता है। हाँ, थोड़ा बहुत अगर बाहर में है तो उस पर संरक्षण हो, उसका इरोजन हो सकता है, उसमें थोड़ा बहुत अपरदन हो सकता है, घिस जाए, हवा से हो जाए या चोटिल हो जाए, लेकिन मिट्टी के नीचे अगर दब गया है तो वो सही सलामत फिर रहता है ना। तो देखिए आगे क्या लिखा है, मौर्य युगीन कला को दो भागों में बांटा जाता है। एक होता है दरबारी कला, राजकीय कला, जिसमें राज द्वारा निर्मित स्मारक मिलते हैं, जो राजाओं ने जो स्मारक वगैरह मिलते वो हमें इसी मिलते, जैसे राजप्रसाद, स्तंभ, गुहा विहार और स्तूप इसके उदाहरण हो सकते हैं, ये राजाओं ने बनवाए थे। लोक कला, जिसमें स्वतंत्र कलाकारों द्वारा लोक रुचि की वस्तुओं का निर्माण किया गया, जैसे यक्ष और यक्षिणी की प्रतिमाएं, मिट्टी की मूर्तियां, और कौन से, तो ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, काले पॉलिशदार मृदभांड जो होते हैं वो मौर्यों की पहचान है। और वो इतने खूबसूरत मृदभांड होते हैं, मृदभांड का तात्पर्य घड़े होते हैं, कि आप अचंभित रह जाएंगे कि इतना खूबसूरत इन्होंने बनाया कैसे। ब्लैक पॉलिश्ड होते हैं, चमकदार होता है बिल्कुल, ब्लैक पॉलिश्ड मृदभांड, ये किनकी पहचान है, तो मौर्यों की पहचान है। ये जरूर ध्यान में रखिएगा, मौर्य आर्ट का पहचान है, बेहतरीन नमूना होता है, देख के आप दंग हो जाएंगे, इतना खूबसूरत होता है वो। जैसे यक्षिणी की मूर्ति अभी मैंने आपको दिखाई, आपको लग रहा था कि आज से 2000 वर्ष से पहले बनाया गया था, लग रहा था अभी उसको मशीन से तराश कर इतनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है ना। तो देखिए अब दरबारी और राजकीय कला के बारे में पढ़ते हैं। राजप्रसाद के बारे में डिटेल में पढ़िएगा, इसमें बहुत सारे यात्री, इतिहासकार, उन सब के बयान भी आएंगे, और अगर नोट डाउन करना चाहे तो नोट डाउन कर लीजिएगा, पेड ग्रुप में तो ये मिलता ही है PDF। मौर्य काल के अधिकांश अवशिष्ट स्मारक अशोक के समय के हैं। अशोक के पूर्व मौर्ययुगीन वास्तुकला का ज्ञान हमें मुख्यतः यूनानी लेखकों के विवरण से होता है। अशोक के पूर्व का जो भी है वो यूनानी लेखक अगर कुछ लिखकर छोड़ गए तो उसी से हमें पता चलता है। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में दुर्ग विधान के अंतर्गत वास्तुकला के जिन लक्षणों की चर्चा करता है, कौन, कौटिल्य। दुर्ग विधान यानी कि दुर्ग के अंदर जिस वास्तुकला का कौटिल्य चर्चा करता है, उसके अनुसार नगर के चतुर्दिक गहरी पारिक यानी कि खाई थी, नगर के चारों तरफ खाई होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, ऊंचे चबूतरा पर बना हुआ प्रकार में यथास्थान द्वार, कोष्ठ व आष्टलक जिसको बुर्ज बने होने चाहिए। कहा जा सकता है कि यह विवरण काल्पनिक न होकर वास्तविकता पर आधारित है तथा मौर्य शासकों का नगर विन्यास इसी के अनुरूप रहा होगा। क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि हमें इसका कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। देखिए एक और विडंबना है,
अगर कोई चीज़ मान लीजिए दिल्ली में इतने हज़ार वर्ष पहले बना होता तो वो संरक्षित हो जाता, विंध्य के इलाकों में बना होता तो वो संरक्षित हो जाता। लेकिन पाटलिपुत्र जो जगह है वहाँ पर आज से 2000 वर्ष पहले कोई चीज़ बना हुआ तो उसको संरक्षित करना बहुत मुश्किल था। पूछिए क्यों? क्योंकि ये वो जगह है जो जल दुर्ग था, वहाँ पर हमेशा बाढ़ की संभावनाएं, जलोढ़ मिट्टी आती रहती हैं और मिट्टी जो नदियाँ हैं वो उफान पर अपने साथ साथ कई सारे चीज़ों को बहाकर ले गई होंगी। तो अगर उतने पहले का कोई चीज़ होगा भी तो बाढ़ के कारण, बारंबारता बाढ़ के कारण, वर्षा के कारण, पानी के कारण, मिट्टी के कारण वो चीज़ें धीरे धीरे गायब हो गई वहाँ से। इसलिए हमें उसका कोई प्रमाण नहीं मिलता है। वही पत्थर वाले इलाके या कम बाढ़ वाले इलाकों में अगर ये चीज़ें बनी होती तो आज भी हमें उसका प्रमाण दिख सकता था। जैसे हस्तिनापुर का प्रमाण हमें मेरठ के इलाकों में इसलिए दिखता है क्योंकि मेरठ कोई ज़्यादा वर्षा वाला, बाढ़ वाला इलाका नहीं है। ओके, कौटिल्य के इस विवरण की पुष्टि यूनानी रोमन लेखों के विवरण से भी हो सकती है। इन लेखकों ने चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी पाटलिपुत्र और वहाँ स्थित अपने भव्य राजप्रसाद का विवरण दिया है, लेकिन इन्होंने ये भी बताया है कि ये जो राजप्रसाद होता था ये लकड़ी का बना होता था। अब मुझे बताइए, वर्षा वाले, पानी वाले इलाकों में, बाढ़ वाले इलाकों में लकड़ी का बना हुआ चीज़ कितने हज़ार वर्ष तक रह सकता है? अगर पत्थर का बना होता तो हो सकता था कुछ अवशेष मिल जाते, जैसे यक्षिणी की मूर्ति पत्थर की बनी हुई है तो वो तो हमें आज भी दीदारगंज से मिल गई, लेकिन वो राजप्रसाद हमें नहीं मिल पाया। स्ट्रैबो, अब नोट डाउन कीजिएगा, स्ट्रैबो पाटलिपुत्र का वर्णन इस प्रकार से करता है कि पालीबोथा यानी कि पाटलिपुत्र गंगा और सोम के संगम पर स्थित है। इसकी लंबाई 80 स्टेडिया और चौड़ाई 18 स्टेडिया है। पाटलिपुत्र शहर की बात कर रहा है। ओके, यह समानांतर चतुर्भुज के आकार का है। समानांतर चतुर्भुज इसको कहा जाता है जिसमें आमने सामने की भुजाएं जो होती है वो समानांतर और क्या होती हैं, लंबाई चौड़ाई में समान होती हैं। इसके चारों ओर लगभग 700 फीट चौड़ी खाई थी, यानी कि चाणक्य ने जो बोला है वो खाई थी, 700 फीट की खाई थी। अभेद्य दुर्ग था ये, है ना। नगर के चतुर्दिक लकड़ी की दीवार बनी हुई थी जिसमें बाण छोड़ने के लिए सुराख बनाए गए थे। लकड़ी की दीवार थी लेकिन उसमें छोटे छोटे से होल बनाए गए थे। बाहुबली मूवी को याद कीजिए, उस होल से बाण छोड़े जाते थे, यानी कि इतनी अभेद्य दुर्ग थी ये। 700 फीट की खाई और 700 फीट चौड़ी खाई और फिर लकड़ी के दीवार, उसमें भी बाण छोड़ने के लिए छोटे छोटे छिद्र बनाए गए थे। इसमें 64 द्वार और 570 बुर्ज थे। इस नगर में चंद्रगुप्त मौर्य का भव्य राजप्रसाद स्थित था। इतने सुरक्षित नगर में कौन रहता था? तो चंद्रगुप्त मौर्य रहता था। यह वस्तुतः एक विशाल भवन समूह था जिसमें अनेक बड़े बड़े कमरे थे। कौन कह रहा है ये सब चीज़? स्ट्रैबो कह रहा है। इनके चमकते स्तंभों में सोने की लता पत्रावली तथा चांदी की चिड़ियाँ बनी हुई थी। स्ट्रैबो कह रहा है कि इसमें सोने के लटकनें लटकी हुई थी, चांदी की चिड़ियाँ बने हुए थे। इनमें सर्वप्रमुख भवन अनेक स्तंभों वाला मंडप था जो लकड़ी के ऊंचे धरातल पर टिका हुआ था। लकड़ी का एक ऊंचे धरातल बना हुआ था और उस पर यह भवन बना हुआ था। यह राजप्रसाद एक बड़े पार्क के बीच स्थित था, यानी कि जैसे आजकल होता है कि बड़ा सा बंगला अगर आपने सरकारी देखा होगा कलेक्टर साहब का, तो बीच में घर रहता है और उसके चारों तरफ बहुत ही अच्छे से यहाँ पर बगीचा सजा के रखा जाता है ताकि कलेक्टर साहब अच्छी हवा खाएं और ये बीच में रहे बंगला। तो इसी प्रकार का कौन वर्णन कर रहा है? तो स्ट्रैबो वर्णन कर रहा है। ओके, आगे देखिए क्या लिखा है इन्होंने। आगे लिखा है कि इसमें छायादार और हरे भरे वृक्ष लगे थे। यहाँ अनेक सरोवर थे जिन्हें विविध आकार प्रकार की मछलियाँ पाली गई थी। सूसा और एक बतना के राजप्रसाद भी भव्यता में इसकी बराबरी नहीं कर सकते। ये पश्चिम में कुछ अलग अलग जगहों के राजप्रसाद हैं, यानी कि वहाँ के जो राजभवन थे वो भी इसके कहीं आगे पीछे नहीं ठहरते थे, इतना भव्य बनाया गया था इसको। पटना के समीप बुलंदी बाग तथा कुम्हरार में की गई खुदाई में लकड़ी के विशाल भवन के अवशेष प्रकाश में आए हैं। अभी मैंने बताया ना कि लकड़ी इतने दिनों तक नहीं रह सकती है, उसके कुछ अवशेष हमें कहाँ से मिलते हैं? तो कुम्हरार में और बुलंदी बाग पटना में जगह है, आप लोग पटना में रहते तो जानते होंगे, वहाँ से मिले हैं। इन्हें राजप्रसाद के अवशेष प्राप्त हुए हैं। परकोटे की लंबाई 450 फुट तक है। जो परकोटा होता है जिस पर सैनिक खड़े रहते हैं उसकी लंबाई 450 फुट तक है, अंदाज़ा लगाइएगा। इसमें दोनों ओर लकड़ी के लट्ठों की विशाल दीवारें हैं। प्रत्येक लट्ठा 19 फुट ऊंचा और 1 फुट चौड़ा है। लट्ठे के दोनों दीवारों को 14 फुट के बड़े लट्ठों से जोड़ा गया है। उनके बीचों बीच कूटी हुई मिट्टी भरी गई है। कुम्हरार के प्रसाद अवशेषों से पता चलता है कि यह एक भवन का समूह था। कुम्हरार में जो अभी राजप्रसाद, जो मैंने फोटो भी दिखाया था आम के पेड़ के नीचे, वहाँ से पता चलता
चलता है कि पूरा का पूरा भवन का समूह था, यानी कि एक भवन नहीं थे, यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर छोटे छोटे भवन बनाए गए थे और उनका पूरा का पूरा समूह था। यहाँ अगला देखिए क्या है कि एक भवन के स्तंभ में अवशेष में पत्थर के विशाल स्तंभ खड़े हैं। देखिए बहुत डिटेल लेक्चर होगा, इसलिए मैंने पहले ही बोला था कि अगर लॉन्ग फॉर्मेट में भी पूछेगा तो भी इतने पॉइंट मैं आपको दे दूंगा कि आप 10 पॉइंट भी याद रहेगा तो भी आप आंसर लिख ले जाएंगे। जो किसी विशाल स्तंभ मंडप के छत के आधार से रहे होंगे। यही संभवतः चंद्रगुप्त मौर्य का विशाल सभा भवन था। यह ऐतिहासिक काल का पहला विशाल अवशेष है जो एक मंडप के रूप में है। मंडप के रूप में एक पहला अवशेष है ये। ओके, मंडप के मुख्य भाग में 10-10 स्तंभों की 8 कतारें पूरब से पश्चिम की ओर बनी हुई हैं। ऐसे करके ये स्तंभ हैं, ऐसे करके 10-10 स्तंभ की 8 कतारें हैं। एक ऐसा ही फिर यहाँ पर बना हुआ है, फिर इसके नीचे 8 कतारें बना दीजिए। उसको इमेजिन कीजिए कितना बड़ा वो आपका हॉल बनेगा। और उतना बड़ा हॉल किसका था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का सभा भवन था। ओके, इसके पूरब की ओर अगर आप दिल्ली आए होंगे तो लाल किला में जो सभा भवन आप देखते हैं ना, आपको दिखता है कि भाई दीवाने आम और दीवाने खास जो दिखता है उससे भी बड़ा दिख रहा है ये। दीवाने आम दीवाने खास आपने देखा होगा, उससे भी बड़ा दिखता था ये, है ना। इसके पूरब की ओर 2 स्तंभ खंडित अवस्था मिले हैं। मंडप की एक ओर काष्ठ मंच मिले हैं, लकड़ी का मंच बना हुआ मिला है, जिन्हें काष्ठ शिल्प का अद्भुत उदाहरण माना जा सकता है। खुदाई में अशोक के स्तंभ से मिलता जुलता एक स्तंभ का निचला भाग पूर्ण अवस्था में प्राप्त हुआ है। यह राजप्रसाद की 4वीं शताब्दी ईस्वी में ज्यों का त्यों विद्यमान था। फाहियान को यह देखकर आश्चर्य हुआ था। फाहियान ने जब इसको देखा, फाहियान कब आया था? तो चंद्रगुप्त के द्वितीय के समय में आया था। चंद्रगुप्त के समय में आया था। किसके समय? गुप्त वंश के शासक के समय आया था, चंद्रगुप्त के समय में आया था। फाहियान को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि इसे संसार के मनुष्य नहीं बना सकते हैं, अभी तो यह देवताओं द्वारा बनाया गया था। देखिए, जब फाहियान भारत आता है, जब गुप्तों का उदय होता है, तो वो बताता है कि पाटलिपुत्र शहर का पतन हो गया है। ये शहर अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। लेकिन फिर भी जब वो इस राजप्रसाद को देखता है, तब तक ये ज्यों का त्यों था। यानी कि अगर आप फाहियान का समय को मान लीजिए तो करीब में 350 साल इधर हो गए और उधर अशोक का समय में 200 साल हो गए। लगभग में 600 वर्ष के बाद भी वो ज्यों का त्यों बना हुआ था। और उसको देखकर क्या बोलता है कि लगता है जैसे देवताओं ने इसको बनाया था। तो आप इमेजिन कीजिए कितना खूबसूरत रहा होगा। दिमाग में एक चित्र तो कम से कम बना ही होगा। इस प्रकार मौर्य युग में काष्ठ कला यानी कि लकड़ी की कला अपने विकास की पराकाष्ठा पर पहुंच गई थी। अब एक और आ गया। इलियन के अनुसार सूसा और एक बटना के राजप्रसाद भी भव्यता में पाटलिपुत्र के राजप्रसाद की बराबरी नहीं कर सकते थे। मौर्य राजप्रसाद की क्षमता कुछ विद्वान पर्सिपोलिस से प्राप्त हुए 100 स्तंभों वाले हखमनी प्रसाद से कर सकते हैं। जो हखमनी राजवंश का राजप्रसाद था उससे आप कर सकते हैं इसकी तुलना। बाकी दुनिया में इसका उस समय में कहीं किसी से तुलना नहीं कर सकते। इतने समृद्ध और भव्य तरीके का राजप्रसाद इन्होंने महल बनाया हुआ था। किसने? तो मौर्यों ने। अशोक के समय तक आते आते मौर्य कला के बहुसंख्यक स्मारक हमें मिलने लगते हैं। इस समय की कलाकृतियों को हम 4 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? स्तंभ, स्तूप, वेदिका, गुहा विहार। इनका परिचय इस प्रकार से। अब स्तंभ के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। स्तंभ मौर्ययुगीन वास्तुकला का सबसे अच्छा उदाहरण होता है, वही स्तंभ। स्तंभ जिस पर शेर बाग बना हुआ है, ये शेर कहाँ से बन गया? ये तो सूखा हुआ इंसान बन गया। शेर जैसे बनता है उसको बना सकते, ड्राइंग बहुत ख़राब है मेरी। सबसे अच्छा उदाहरण है सर जॉन मार्शल, पर्सी ब्राउन, स्टेला क्रैमिस जैसे विद्वान उन्हें ईरानी स्तंभों की अनुवृत्ति मानते। देखिए, जो बाहर के बहुत सारे विद्वान लोग हैं वो क्या मानते हैं कि ईरानी स्तंभ के जैसा ही है ये। लेकिन आपने ये चीज़ देखा होगा, इतिहास में हर अच्छी चीज़ को विदेश से जोड़ दिया जाता है कि हर अच्छी चीज़ हमने विदेश से सीखा। ऐसा थोड़ी नहीं यार, वो भी तो हमसे कुछ सीख सकते। हो सकता है उन्होंने हमसे सीखा हो, ये भी तो हो सकता है ईरानियों ने हमसे सीखा हो, है ना। तब देखिए, क्योंकि हमें ईरानी और अशोक के स्तंभ में कई मूलभूत अंतर दिखाई देते हैं। अब देखिए क्या है, लेकिन ये नहीं है क्योंकि ये क्या बोला इन्होंने, किंतु यह समीचीन नहीं है क्योंकि हमें कुछ अंतर दिखाई देता है। क्या क्या अंतर है? अब यहाँ से आपका सवाल पूछा जा सकता है मेंस एग्जामिनेशन में शॉर्ट में, क्योंकि इंडियन आर्ट का हिस्सा है ये। तो आपसे पूछा जाएगा कि भारतीय और ईरानी आर्ट में जो स्तंभ आर्ट में अंतर है उनको बारे में बताइएगा। तो आप वहाँ पर इन अंतरों को लिख सकते हैं। पहला क्या है? अशोक के स्तंभ एकास्म अर्थात एक ही पत्थर से तराश कर बनाए गए हैं। इसके विपरीत ईरानी स्तंभों को कई मंडलाकार टुकड़ों को जोड़कर बनाया। ईरानी स्तंभ कैसे बना है कि छोटा सा ये बना लो, इसके ऊपर एक और टुकड़ा जोड़ दो, इसके ऊपर एक और टुकड़ा जोड़ दो, इसके नीचे एक और टुकड़ा जोड़ दो और यहाँ पर एक शेर को बिठा दो, तो ये हो गया क्या? स्तंभ हो गया।
जबकि अशोक ने बोला ऊपर से नीचे तक एक पत्थर काट के लाओ और उसको घसो चारों बगल से बैठकर, घस घस के बनाओ, उस पर एक शेर बनाओ, शेर बनाओ, शेर बनाओ, उसके आँख कान मुँह बना दो, ये शेर बन गया। तो ये किसका है? तो अशोक का है। और जबकि ईरानियों का क्या है? एकाश्म नहीं है। अब याद हो गया होगा आपको, ईरानियों के एकाश्म नहीं है, जबकि भारत में सम्राट अशोक के क्या है? एकाश्म। ओके। अशोक के स्तंभ बिना चौकी आधार के भूमि पर टिकाए गए हैं। देखिए जैसे ईरानियों का जो स्तंभ है वो क्या है? तो ऐसे है, ये हो गया, और इसके नीचे एक और चौकी बनाइए, इसके ऊपर रखिए। जबकि सम्राट अशोक के क्या है? ऐसे डायरेक्ट ये भूमि में गिरा हुआ है, भूमि में गड़ा हुआ है। और इसी प्रकार का स्तंभ, यानी कि यहाँ पर भी दोनों में अंतर हो गया, यहाँ पर भी दोनों में अंतर हो गया ना, भूमि पर टिकाया गया, जबकि ईरानी स्तंभों को चौकियों पर टिकाया गया है। ईरानी स्तंभ विशाल भवनों में लगाए गए थे, इसके विपरीत अशोक के स्तंभ स्वतंत्र रूप से विकसित हुए हैं। सारनाथ का स्तंभ जो था, बस वो स्तंभ वहाँ पर खड़ा था। रामपुरवा का जो स्तंभ था वो बीच में बस एक स्तंभ खड़ा था अशोक का, और उस पर बैल बना हुआ था, और वो बना हुआ था सिंह, एक सिंह बना हुआ था। रामपुरवा में एक ही सिंह है ना, तो ये भी पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। रामपुरवा में जैसे एक सिंह बस बना हुआ स्तंभ, उसके आसपास से कोई ऐसा नहीं कि भवन में बनाया गया वो। जबकि ईरानियों के भवन जो बनते थे, बड़े बड़े भवन बनाते थे वो, उसमें इन स्तंभों का उपयोग करते थे। ये भी अंतर स्पष्ट हो गया होगा। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर पशुओं की आकृति है, जबकि ईरानी स्तंभ पर मानव की आकृति है। ईरानी स्तंभ पर मानव की है और अशोक के उस पर पशुओं की है। ईरानी स्तंभ गरारीदार है, किंतु अशोक के स्तंभ सपाट हैं। अशोक का स्तंभ सपाट है, जबकि ईरानियों पर क्या किया? गरारीदार का मतलब है यहाँ पर कुछ कुछ खुरेदा गया है, गरारीदार है। अशोक स्तंभ के शीर्ष पर लगी पशु मूर्तियों का एक विशेष प्रतीकात्मक अर्थ है, जिसका समुचित व्याख्या भारतीय परंपरा में ही संभव है, किंतु ईरानी स्तंभ से इसको में कोई प्रतीकात्मकता नहीं है। सम्राट अशोक के जो स्तंभ हैं उस पर जो अलग अलग पशु हैं, उस पशु का भी एक दर्शन है, उसका भी एक फिलॉसफी उसके पीछे काम करती है, जो मैं आपको आगे बताऊंगा। हर पशु के पीछे, जैसे जो बैल है वो श्रम का प्रतीक माना जाता है, घोड़ा श्रम का प्रतीक माना जाता है, हाथी जो है ये धनाढ़ का प्रतीक माना जाता है, धन धनाढ़ का, है ना, और चक्र जो है वो धम्म का, यानी कि जस्टिस का, धर्म का प्रतीक माना जाता है, जस्टिस का प्रतीक माना जाता है। जबकि ईरानियों में ऐसा प्रतीकात्मक नहीं है, वहाँ पर इंसानों की मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ओके। अशोक का स्तंभ नीचे से ऊपर की ओर क्रमशः पतले होते गए। जैसे अशोक का स्तंभ ऐसे शुरू हुआ तो ऐसे 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 पतला होता जाता है, ज़्यादा भी नहीं, ज़्यादा भी पतला नहीं, ऐसे ऐसे इस तरह से पतला होता जाता है। जबकि ईरानी स्तंभ की चौड़ाई नीचे से ऊपर तक एक ही जैसा है, इनका तो बिल्कुल स्ट्रेट है। जबकि अशोक का स्तंभ इतना भी नहीं है, हल्का सा कर सकते हैं, नीचे से ऊपर तक में आपको दिख जाता है। ओके। इस प्रकार हम अशोक स्तंभ अंतर पता चल गया, अंतर पता चलाना। इस प्रकार हम अशोक स्तंभों को ईरानी स्तंभों की नकल नहीं कह सकते हैं। स्पूनर का विचार है कि मौर्य स्तंभों पर जो औपोदार पॉलिश है वो ईरान से ग्रहण की गई, लेकिन वासुदेव शरण अग्रवाल ने, इतिहासकार ने, आप स्तंभ सूत्र तथा महाभारत से ऐसे उदाहरण खोज निकाले जिनसे स्पष्ट होता है कि यह पॉलिश भारतीयों को बहुत पहले से ज्ञात था। जो एक इतिहासकार हैं वासुदेव शरण अग्रवाल, इन्होंने महाभारत पढ़कर ऐसे चीज़ों का पता लगाया जिससे इन्होंने बताया कि हमारे यहाँ पॉलिश की तकनीक बहुत पहले से रही है। पॉलिश का तात्पर्य होता है अंतिम फिनिश देना। जैसे वुड की जो अगर सामान वगैरह बनते हो, आपने देखा होगा कि लकड़ी बनने के बाद उसको घसाई में बहुत समय लगता है, उसको घस घस कर पॉलिश किया जाता है, फिर ऊपर से एक विशेष प्रकार का सॉल्यूशन आता है वो लगाते हैं, जैसे चमक आता है, उसमें लाइटनिंग आती है। तो हमारे पॉलिश की परंपरा बहुत पुरानी रही है, ये हमने सिद्ध कर दिया। ओके। आगे क्या है, इसके अनुसार अपस्तंभ सूत्र में मृद भांडों को चमकीला बनाने की विधि के प्रसंग में सल छिन करने तथा सल छनी कुवंती चिकना करने के मसालों से उसे चिकना किया जाता, तो ये सब शब्द यूज किए गए हमारे यहाँ। ओके। शब्द प्रयुक्त किया गया है जो ओपदार पॉलिश की प्राचीनता का सूचक है कि भाई हमारे यहाँ जो ओपदार पॉलिश हैं ये बहुत पहले से हैं। इतना अगर गूढ़ में आपको नहीं जाना हो तो बस आप एक लाइन को लिखिएगा कि पॉलिश करने की परंपरा जो बहुत सारे हमारे विद्वान पर हमारे देश पर आरोप लगाए जाते हैं कि सम्राट अशोक ने बाहर से सीखा होगा, तो उसको भी हमने काटा कि नहीं, हमारे यहाँ ये पहले से ही है, महाभारत के समय से ये चीज़ें हैं। और उसके लिए कुछ शब्द भी दिए गए हैं, अगर ये ध्यान में रहता है तो बहुत ठीक, नहीं तो इसको इग्नोर कर सकते हैं। पिपरहवा बौद्ध स्तूप की धातु गर्म मंजूषा, पटना की यक्ष प्रतिमाएं, लोहानी पूर्व से प्राप्त जैन तीर्थंकरों के धर, सभी में चमकीली पॉलिश की गई हैं। अब चलिए चमकीली पॉलिश का मैं आपको एक उदाहरण दिखा देता हूं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाएगा कि चमकीली पॉलिश कहते किसको हैं। देखिए ये ऊपर ये मूर्ति देखिए, इस पर आपको फिनिशिंग दिख रहा है, चमकीलापन दिख रहा है। कहीं पर भी इस मूर्ति को अगर आप टच भी करेंगे यहाँ पर तो कुछ भी यहाँ पर खुरदुरा नहीं है, बिल्कुल पॉलिश किया हुआ है। जैसे स्क्रीन आपका मोबाइल का है ना, पॉलिश किया हुआ, बिल्कुल उस पर हाथ स्लिप करता है, वैसा ही इस मूर्ति पर भी स्लिप कर, इसी को क्या कहते हैं, पॉलिश कहा जाता है। और एक दूसरा मूर्ति ये भी है जिस पर पॉलिश नहीं किया हुआ है, मैं दिखाता हूँ। नीचे एक इस पर भी पॉलिश नहीं है,
और एक और मूर्ति था, देखिए अपने पास था बैल की मूर्ति जो मैंने दिखाया आपको। इस पर कोई खास पॉलिश नहीं की गई, इसको अगर आप छुएंगे तो आपके हाथ में थोड़ा पर खुरदरापन आएगा। लेकिन ऊपर जो मैंने आपको चमकदार मूर्ति दिखाई, या इस मूर्ति को भी अगर आप देख सकते हैं, इस पर पॉलिश किया हुआ चमक आ रही है, एक फिनिशिंग दिख रहा है। तो इसी पॉलिश आर्ट की ये लोग बात कर रहे हैं कि ये बाहर से हमने लिया, जबकि हमने सिद्ध किया कि नहीं, हमारे यहाँ ये बहुत पहले से मौजूद था और हमने इसको बाहर से नहीं लिया है। अगले पैरा पर आते हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है अशोक के स्तंभों की संख्या निश्चित नहीं है। फाहियान ने 6, ह्वेनसांग ने 15 स्तंभों का उल्लेख किया है, किंतु वास्तविक संख्या इससे अधिक थी, यह लगभग 30 रही होगी। इनमें से 15 सुरक्षित हैं, अन्य नष्ट हो गए। स्तंभ जिन पर धम्म लिपियाँ खुदी हुई हैं, स्तंभ जो बिल्कुल साधे हैं। अब स्तंभ भी 2 प्रकार में बांटे गए हैं, एक है जिन पर अशोक के संदेश यानी कि धम्म नीति खुदी हुई है, एक है बिल्कुल साधे। जो धम्म नीति खुदी हुई है उसमें कौन कौन से हैं, तो दिल्ली मेरठ का जो है, दिल्ली टोपरा का है, ये दोनों दिल्ली में ही मिल जाएगा आपको। एक इलाहाबाद में है, एक लौरिया नंदनगढ़, लौरिया अरेरेजा चंपारण वाला, रामपुरवा, सिरंग स्तंभ और किस्सा और सांची, सारनाथ, लुम्बिनी, निगाली सागर आदि के स्तंभ आते हैं। और ये सब पहले प्रकार के, इन सभी पर सम्राट अशोक के क्या लिखे हुए हैं, तो उनके धम्म नीति लिखा। दूसरे प्रकार में है रामपुरवा, बैल शीर्ष वाला, जब भी मैंने दिखाया आपको बैल शीर्ष वाला, बसाड़ और कोसम, ये तीनों जो हैं इस पर कोई भी लेख नहीं लिखे गए हैं सम्राट अशोक के। ओके, सभी स्तंभ चमकदार, लंबे, सुडौल और एकास में हैं, एक ही पत्थर से बने हुए हैं। ये नीचे से ऊपर की ओर क्रम से पतले होते हैं। स्तंभ के मुख्य भाग होते हैं यष्टि, फलका, यष्टि के ऊपर अधोमुख कमल, घंटे की आकृति का जो उल्टा कमल आपको दिखा है, अधोमुख उल्टा करके बनाया हुआ कमल जो दिखता है, उसकी बात कर रहे हैं। स्तंभ को मंडित करने वाली पशु आकृति, जो पशु उसके ऊपर बैठा हुआ है वो उस पर बना होता है मुख्य रूप से। स्तंभों की यष्टि एक ही पत्थर को तराश कर बनाई गई है। इन पर इतना बढ़िया पॉलिश है कि वे आज भी शीशे की तरह चमकते हैं। यष्टि के सिर पर उल्टे कमल की आकृति है। कुछ विद्वान इसकी तुलना पर्सिपोलिस यानी कि हखमनी सम्राटों की राजधानी घंटा सिर से करते हैं। डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसे भारतीय पूर्ण घट या मंगल कलश का प्रतीक बनाया। भारत में मंगल आर्ट होता है, एक मंगल आर्ट कहा जाता है किसको, जैसे मंदिर के शीर्ष पर अगर आपने घड़ा रखा हुआ देखा हुआ तो मंगल आर्ट का उदाहरण होता है। जैसे स्वास्तिक का जो निशान आप बनाते हैं घर में, वो मंगल आर्ट का उदाहरण होता है। ऐसे आर्ट जो धर्म से संबंधित होते हैं इनको कहा जाता है। ओके, फलक पर भिन्न भिन्न पशुओं की आकृतियां हैं, जैसे हंस, सिंह, हाथी, बैल आदि की आकृतियां आपको फलक पर मिल सकती हैं। किसमें, तो स्तंभों की बात हो रही है। ओके, आगे देखिए क्या है यहाँ पर कि बसार के स्तंभ के ऊपर में सिंह है, संकिसा के ऊपर हाथी बना हुआ है, रामपुरवा में वृषभ है जिसको बैल के या नंदी कहा जाता है, लौरिया नंदनगढ़ में सिंह है, और सांची और सारनाथ के स्तंभ के ऊपर एक 4 सिंहों की आकृतियाँ मंडित की गई है। कहाँ कहाँ पर, तो सांची और सारनाथ का जो स्तंभ है इस पर अंकित किया गया। एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, यही भारत सरकार का राज चिन्ह जो है, हमारा राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो यही है हमारा। सांची और सारनाथ में 4 स्तंभों वाला लिया गया है। अब यहाँ पर ये इनके विशेष रूप से कुछ नाम दिए गए हैं, इनको आप जहाँ ध्यान में रखना चाहें तो रख सकते हैं। बाकी हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए क्या है, एक चीज़ और देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। अशोक के स्तंभ वास्तु तथा तक्षण दोनों ही दृष्टियों से अनुपम हैं। वे सभी स्तंभ अपने आप में पूर्ण स्वतंत्र हैं तथा बिना किसी सहारे के खुले आकाश के नीचे खड़े हुए। उनको सहारा देने के लिए किसी चीज़ की जरूरत नहीं पड़ी है। सभी चुनार के बलुए पत्थर से बने हैं। अब इसी मटेरियल को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि बलुए पत्थर पर पॉलिश करना बहुत आसान होता है। बलुए पत्थर पर पॉलिश करना काफ़ी आसान होता है, इसलिए बलुआ पत्थर का इसमें उपयोग किया गया भर भर के। ऐसा लगता है कि चुनार मिर्ज़ापुर में स्तंभों के निर्माण का कारखाना रहा होगा, क्योंकि चुनार में जो पत्थर मिला है, चुनार का पत्थर, उसी का सबसे ज़्यादा उपयोग किया गया है सम्राट अशोक के चीज़ों को बनाने में। और चूना पत्थर जो होता है, बलुआ पत्थर सॉरी, इस बलुआ पत्थर पर पॉलिश करना बहुत आसान होता है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से पॉलिश भी होता है, ये ध्यान में रहेगा। अब एक और देखिए, जो मैंने बताया आपको कि हर पशु के पीछे एक फिलॉसफी काम करती है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ, सिंह शीर्ष जो है, जिसमें 4 सिंह बैठे हुए हैं। सिंह के तने हुए शरीर हैं, मांसपेशियाँ, लहलहाते हुए केस, गठीले अंग प्रत्यंग अत्यंत सूक्ष्मता और चतुरता के साथ बनाए गए। बिल्कुल उनको मजबूत दिखाया, कमज़ोर सिंह नहीं है वो। उनको अगर आप गौर से देखेंगे तो बहुत ही मजबूत सिंह, और वो शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं। वो कोई गुस्सैल मुद्रा में नहीं बैठे हैं, बिल्कुल शांति के साथ बैठे हुए हैं। ये चक्रवर्ती सम्राट अशोक की शक्ति के प्रतीक हैं। किसका प्रतीक है ये, तो उनके पावर का प्रतीक है। और 4 सिंह इसीलिए चारों दिशा में है, क्योंकि उनके राज्य तथा धर्म के प्रचार की सूचना मिलती कि चारों दिशाओं में उनकी शक्तियाँ फैली हुई थी, उनका धर्म प्रचार फैला हुआ था। ये इसका प्रतीक है, ये 4 सिंह वाला जो आपका स्तंभ है ये, यानी कि शक्ति का प्रतीक है सम्राट अशोक का। शक्ति के साथ साथ क्या है, तो चारों दिशाओं में उनके धम्म नीति के फैलाव का भी प्रतीक है ये सम्राट, ये जो सिंह है। ओके,
और देखिए आगे आगे क्या लिखा हुआ है कि अश्वायुष शाक्य सिंह बुद्ध की शक्ति का प्रतीक माना जा सकता है, जो जनमाना चक्रवर्ती थे। सिंह के मस्तक पर महाधर्म चक्र स्थापित था, जिनमें मूलतः 32 तीलियां थी। यह शक्ति के ऊपर धर्म के विजय का प्रतीक है और शक्ति के ऊपर धर्म का विजय का भी प्रतीक माना जाता है, जो बुद्ध तथा अशोक दोनों के व्यक्तित्व में दिखाई देता है। सिंह के नीचे फलक पर चारों दिशाओं में 4 वक्र बने हुए हैं, जो धर्म चक्र प्रवर्तन के प्रतीक हैं। इसी पर 4 पशु है, गज, अश्व, बैल और सिंह जो बने हुए हैं, जो ऊपर मैंने आपको दिखाया था सारनाथ का स्तंभ में, जो पूछा भी था, मैंने बताया भी कि ये पूछ लिया जाता है। यही है वो जिसके बारे में आपको बताया जा रहा है डिटेल में। यही है वो सारनाथ का स्तंभ का जो इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और देखिए कितने मजबूत तरीके से सिंह बैठे, उनके केस देखिए कितने बेहतरीन बनाए गए हैं और वाकई शीशे के जैसे ये चमकते हैं। इतना बढ़िया इनका पॉलिश किया गया और ये आज का नहीं है, ये उसी समय का है, बस इनको म्यूजियम में संरक्षित करके रखा गया है। अब आपको पता चल रहा है कि इसके पीछे का दर्शन क्या होता है। हर आर्ट के पीछे एक दर्शन काम करता है, बिना दर्शन के कोई आर्ट हो ही नहीं सकता है। अब आगे देखिए, ये जो पशु आपको मैंने बताए, गज, अश्व, बैल और सिंह, इनके बारे में भी कुछ लिखा हुआ है। क्या है लिखा हुआ? इनके प्रतीकात्मक अर्थ के विषय में अनेक मत दिए गए हैं। बेगोल का विचार है कि अलंकरण वस्तु मात्र नहीं, जिनका कोई प्रतीकात्मक अर्थ नहीं है। बालखनी ने 4 हिंदू देवता इंद्र, सूर्य, शिव और दुर्गा का प्रतीक माना है, क्योंकि हिंदू धर्म में हाथी इंद्र का, अश्व सूर्य का, वृष शिव का यानी कि बैल जो होता है भगवान शिव का, और सिंह दुर्गा का वाहन माना जाता है। इसके अनुसार इनके अंकन के पीछे शिल्पी का उद्देश्य यह था कि इन्हें बुद्ध के बसवर्ती दिखाया जाए। फूसे की अवधारणा है कि ये पशु बुद्ध के जीवन की 4 महान घटनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। तदनुसार हाथी उनके गर्भस्थान होने का, जब वो गर्भ में आए माता के, और उसके बाद से क्या है, वृष जन्म का, अश्व जो है गृह त्याग का, और सिंह बुद्ध का प्रतीक करते हैं। तो ये अलग अलग फिलॉसफी हैं, इतने डिटेल में हमें नहीं जाना है। आगे बढ़ते हैं, देखिए क्या है। अगला है आपका स्तूप। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद उनकी अस्थियों को 8 भाग में बांटा गया, उन पर समाधियों का निर्माण किया गया। सामान्यतः इन्हीं को स्तूप कहा जाता है। स्तूप के निर्माण की प्रथा बुद्ध काल के पूर्व की है। स्तूप संस्कृत का स्तूप धातु से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है एकत्र करना अथवा ढेर लगाना। स्तूप का अर्थ क्या होता पता चल गया। इसके लिए प्राकृत शब्द थूप मिलता है। स्तूप का शाब्दिक अर्थ होता है ढेर या थूहा। चूँकि यह चिता के स्थान पर बनाया गया था, अतः इसका एक नाम चैत्य भी हो गया। चैत्य शब्द ची धातु से निकला हुआ है और इसका मतलब होता है कि चिता का स्थान पर जो बनाया गया स्तूप है वही होता है इसका मतलब। ओके, स्तूप का उल्लेख सर्वप्रथम ऋग्वेद में प्राप्त होता है और यही सवाल यूपीएससी 2023 का पूछा गया है। ओके, जहां अग्नि की उठती हुई ज्वालाओं का स्तूप कहा गया है। शुल्क यजुर्वेद में समाधि के चारों ओर मिट्टी का ऊंचा टीला बनाने की बात कही गई है। इसका उद्देश्य शमशान की पवित्रता बनाए रखने के लिए था। शतपथ ब्राह्मण से भी पता चलता है कि मृत व्यक्ति के शरीर धातु पर मिट्टी का चौकोर तथा गोल थूहा बनाया जाता है। सूत्र काल में अस्थि कलश में शरीर धातु को रखकर जमीन में गाड़ने और उसके ऊपर ऊंचा टीला बनाने की प्रथा भी थी। रामायण से भी पता चलता है कि महापुरुषों और सम्राटों के स्मृति में चैत्य और स्तूप बनाए जाते थे। इससे ज़्यादा और डिटेल क्या हो सकता है। स्तूप के भी प्रकार होते हैं। एक होता है शारीरिक स्तूप होता है, एक होता है पारिभौतिक, और एक होता है उद्देशिक, और एक होता है संकल्पित। शारीरिक होते हैं बुद्ध उनके प्रमुख शिष्यों की अस्थियां हैं और दंत, नख, केश वगैरह। पारिभौतिक इसमें बुद्ध द्वारा उपयोग में लाई गई वस्तुएं हैं, भिक्षा पात्र, चरण पादुका इत्यादि। उद्देशिका इसमें वे स्तूप आते हैं जिन्हें महात्मा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित अथवा उनकी यात्रा से पवित्र हुए स्थानों के स्मृति रूप में निर्मित किया जाता है। संकल्पित में कौन से होते हैं? ये छोटे आकार के होते हैं, इन्हें बौद्ध तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं द्वारा स्थापित किए जाते हैं। ये स्तूप भी होता है। ओके, अब स्तूप के बारे में थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं कि इसको अर्ध गोलाकार हेमीस्फीयर में देखेंगे आप, इस प्रकार से बनाया गया है। इसमें एक चबूतरे मेढी के ऊपर उल्टे कटोरे की आकृति का एक थूहा बनाया जाता था, जिसको अंड कहा जाता था। स्तूप की चोटी सिरे पर चपटी होती थी, अभी मैंने दिखाया था, और इसके ऊपर हर्मिका बनी होती थी, जिसके ऊपर धातु पात्र रखा जाता था, जिसे हर्मिका कहते हैं। यह स्तूप का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग होता था। हर्मिका का अर्थ देव सदन अथवा देवताओं का निवास स्थान होता है। जो उसके ऊपर हर्मिका बना होता है उसको क्या माना जाता है कि ये देवताओं का निवास स्थान होता है। जो सबसे ऊपर, जैसे देखिए ये चपटा हो गया यहाँ पर, और यहीं पर हर्मिका रखी होती थी। ऊपर मैंने फोटो में आपको दिखाया भी है हर्मिका। ओके, देखिए क्या लिखा हुआ है। यष्टि के ऊपरी सिर पर 3 छत्र लगाए जाते हैं। स्तूप को चारों ओर से बार अथवा दीवार से घेर दिया जाता है। इसे वेदिका कहा है। जैसे ये स्तूप बना तो इसको चारों ओर से दीवार से घेर दिया, इसको वेदिका नाम दे दिया गया। ये सब तो क्लियर हो रहा है, इसमें तो कुछ है ही नहीं, है तो बच्चों वाली चीज़ें, वेदिका सब।
स्तूप तथा वेदिका के बीच परिक्रमा करने के लिए खाली स्थान, जैसे ये स्तूप है, ये वेदिका हो गया, ये बीच में स्तूप हो गया। तो ये जो खाली स्थान दिख रहा है आपको, ये पूरा ये क्या है, तो ये परिक्रमा करने के लिए काम आएगा, परिक्रमा करने के काम आएगा। ओके, और इसे प्रदक्षिणा पथ कहा जाता था। कालांतर में वेदिका के चारों दिशाओं में प्रवेश द्वार बनाए गए, जिसको तोरण द्वार कहा गया, और मेहरावदार तोरण द्वार बनाए जाते हैं। मेहराव का तात्पर्य क्या होता है, इस प्रकार का मेहरावदार तोरण द्वार बनाए जाते थे, जिससे आप प्रवेश करके चारों ओर उसके चक्कर लगा सकते हैं। अगला कौन सा है, देखिए यहाँ पर लिखा होगा, अगला है गुहा विहार। स्तूप के बाद गुहा विहार का आता है मौर्यों में। मौर्य युग इन पर्वत गुहाओं को काटकर निवास स्थान बनाने की कला का पूर्ण विकास हुआ है। अशोक तथा उसके पौत्र दशरथ के समय बराबर और नागार्जुन की पहाड़ियों को काटकर आजीविकाओं के लिए आवास बनाए गए। यानी कि एक पूरा का पूरा पत्थर है, तो इसमें यहाँ से काटना शुरू किया और इसको अंदर से खोखला बना दिया, काट कर उसी को निवास स्थान का नाम दे दिया जाता था। इन गुफाओं के छतों और दीवारों पर चमकीली पॉलिश है। अशोक के समय बराबर पहाड़ की गुफाओं में सुदामा की गुफा, कर्ण चौपर नामक गुफा सुप्रसिद्ध है। प्रथम का निर्माण अशोक ने अपने शासन काल में किया था और सुदामा की गुफा का, और 12वें वर्ष में, तथा द्वितीय का निर्माण 19वें वर्ष में किया था, कर्ण चौपर वगैरह का। सुदामा की गुफा में 2 काष्ठ हैं। इसकी एक छत ढोलाकार है। दोनों काष्ठों के दीवार और छतों पर शीशे के समान चमकीली पॉलिश की गई है। मौर्यों के जो भी आर्ट आपको दिखे उसमें पॉलिश का जिक्र जरूर कीजिएगा। ओके, इससे सूचित होता है कि इस गुफा की रचना सम्राट अशोक के समय में ही की गई। दशरथ के समय बनी गुफाओं में लोमस ऋषि का नाम उल्लेखनीय है। यह बराबर समूह की सबसे प्रसिद्ध गुफा है, जिसका वास्तु विन्यास सुदामा की गुफा के समान ही है। अंतर केवल यही है कि इनका आंतरिक कोष्ठ वर्गाकार न होकर अंडाकार है। इनका जो आंतरिक कोष्ठ है पहले वर्गाकार होता था, अब वो अंडाकार होता है। इस प्रकार से उसका आंतरिक कोष्ठ यानी कि अंदर का जो भाग है वो अंडे के समान बना हुआ है। पहले वो वर्ग के समान होता था, वर्गाकार होता था। इसका निर्माण कार्य बड़ी सावधानी से हुआ है तथा यह कालांतर के चैत्य गृहों के अग्रभाग को सुसज्जित करने वाले अलंकारों के बृहद योजना के प्रारंभ का भी प्रतिनिधित्व, मतलब कि ये चैत्य वगैरह के आगे जो सुंदर सुंदर चीज़ें बनाई जाती तो उसकी भी शुरुआत इसी के समय में हुई है। तो इसको भी बस ध्यान में रखिएगा। गुफाओं का निर्माण किसके लिए किया गया, ऋषि मुनियों के निवास स्थान के तौर पर सम्राट अशोक ने किया, और उसके बाद उनके बाद के वंशजों ने भी थोड़े बहुत गुफा बना। इसका प्रवेश द्वार जो है वो सर्वोत्तम है। दोनों पंखों पर तिरछे खंभ, 2 स्तंभ है। इसके ऊपर गोल मेहराव बने हुए, आपको दिखाया था मैंने ऊपर अभी कि गोल ऐसे मेहराव बना था जिसमें ग्रिल लगा था, जैसे मैंने बताया भी था कि ग्रिल बाद में लगाया गया है। बराबर पहाड़ की चौथी गुफा को विश्व झोपड़ी कहा जाता है। इसका निर्माण भी अशोक के शासनकाल के 12वें वर्ष में हुआ। इसके 2 कोष्ठ हैं। इसके दीवारों पर चमकीली पॉलिश आपको मिलती है बराबर की गुफाओं में। नागार्जुन पर्वत पर भी कुल 3 गुफाएं हैं, और नागार्जुनी समूह में गोपिका गुहा महत्वपूर्ण है, जिसे दशरथ ने अपने अभिषेक वर्ष में बनवाया था, और इसको ध्यान में रख सकते हैं आप। एक और है जिसका नाम बड़ा ही अद्भुत है, इसलिए उसके बारे में बता देता हूँ। इसके अतिरिक्त राजगृह से 13 मील की दूरी पर स्थित सीतामढ़ी गुफा है। एक सीतामढ़ी गुफा है। यह किसी पहाड़ी पर नहीं, अपितु इसे स्वतंत्र रूप से ग्रेनाइट पत्थर को भीतर में खोदकर बनाया गया है, और इसमें आयताकार कक्ष के 2 स्तंभ द्वार भी बने हुए हैं। तो यानी कि सीतामढ़ी गुफा वगैरह कहाँ पर है, तो ये भी आपको वहीं पर दिखता है। मूर्ति कला है जिसमें लोक कला का विशेष रूप से महत्व है। बाकी मूर्ति कला में इस तरह की चीज़ें तो है नहीं, और हाथी और खुदा हुआ है। बाकी राजकला में तो वही सब आते हैं। अशोक के स्तंभ में जो मूर्तियाँ बनी हुई उसी के नाम आते हैं। उसके अलावा जैसे देखिए मणिभद्र कहा जाता है। मथुरा जिले के परखम ग्राम से मिली यक्ष की मूर्ति है। मथुरा जिले के बड़ौदा ग्राम से मिली यक्ष प्रतिमा है। मथुरा के झींका नगर ग्राम से प्रति यक्षी की यानी कि यक्ष और यक्षिणी की जो मूर्तियां हैं उसी को क्या माना जाता है, मौर्यों की सबसे विशिष्ट मूर्ति कला का उदाहरण माना जाता है। और जो स्तंभों पर मूर्ति बने हुए अलग अलग जानवरों की आकृतियां बनी हुई हैं उसको मौर्यों की मूर्ति का सबसे बेहतरीन नमूना माना जाता है। उसके अलावा आपको कोई विशेष तरीके की मूर्ति नहीं मिलती है। जगहों के नाम बस लिखे हैं, उसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। और ये था आपका GS1 में एक मौर्यों का आर्ट को मैंने डिटेल में कंप्लीट करवाया है। बहुत डिटेल में मैंने पढ़ाया है उसके बारे में, और यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे तो आप करवा सकते हैं। अगले वीडियो में जितने दिन बाद होगा, 2-3 दिन बाद में करवाऊंगा। रेगुलर तो नहीं होगा क्योंकि NCERT पढ़ाता हूं मैं, तो पाल कला में करवा दूंगा। और कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। काफ़ी डिटेल में जाकर मैंने समझाने की कोशिश की है, कोशिश ही किया है मैंने। ओके, थैंक यू सो मच आप सभी का।